टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है ये है कि सीनियर सिटीजन जो लोग हैं वो लोग के लिए बेनिफिट किया गया है सरकार के द्वारा। क्या फ़ायदा आया है सीनियर सिटीजन्स का? तो फ़ायदा ये है कि एक जितना भी स्कीम है वो सब में देखने को मिला है कि इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया है। तो क्या न्यूज़ है वो पूरा हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा स्कीम लाती है, ठीक है, स्कीम लाती है ताकि बेनिफिट हो, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बेनिफिट हो। तो सेंटर क्या है, थर्सडे को एक अनाउंसमेंट की है कि इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज में। जो भी स्मॉल सेविंग्स जो भी स्कीम्स हैं उसमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? तो 0.1% से लेकर के 0.3% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये एक तरह का गेन है ओल्ड सिटीजन के लिए। तो टोटल न्यूज़ क्या हुआ? तो टोटल न्यूज़ अगर हम लोग समझे तो ये हुआ कि ये जो स्कीम है इसमें क्या होता है कि जो भी बूढ़े लोग रहते हैं वो लोग पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बदले ये लोग को इंटरेस्ट मिलता है। तो यही इंटरेस्ट जो है इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 0.1% था, अब 0.3% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और ये जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जितने भी सिटीजन्स हैं सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद इस पूरे आर्टिकल में और भी बहुत सारा जो भी योजना और जो भी स्कीम्स है उसके बारे में भी दिया गया है। जैसे किसान विकास पात्र हो गया, जिसमें कि 6.9% पहले इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता था, अब 7% हो गया है। उसके बाद फिर दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स भी 7.6% हो गया है, पहले 7.4% ही था। उसके बाद पब्लिक प्रोविज़न फंड जो है वो 7.1% कर दिया गया है बढ़ा करके। फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है उसको भी बढ़ा करके 7.6% कर दिया गया है। तो ये सब जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है ताकि जितने भी बूढ़े लोग हैं जो भी पैसा जमा करते हैं अपने अकाउंट में ये सब स्कीम का यूज करके, तो वो लोग को थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करके वो लोग को बेनिफिट दिया जाए, इसीलिए ये सब कुछ जो है वो इंक्रीमेंट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग्स जो है उसको किया गया है, जिसको कि 7.6% इंक्रीज कर दिया गया है अक्टूबर 1 से, जो कि पहले 7.4% ही था 30 सितंबर तक। तो 1 अक्टूबर से अब ये लोग को 7.6% तक का जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। अब जो है हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल सेविंग्स स्कीम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग अभी समझेंगे अच्छे तरीके से। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है क्या? तो इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो देयर आर मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया। तो इसमें जो है ये मेजर सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर जो है जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं जो कि गांव वगैरह में रहते हैं वो लोग अपना पैसा जो है इसी में जमा करते हैं। तो ये एक तरह का मेन सोर्स हो जाता है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो भी इसमें डिपॉजिट करता है उसको अश्योर किया जाता है कि इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मान लो 1,000 रुपया वो जमा कर रहा है तो उसके बदले कुछ इंटरेस्ट उसको मिलेगा, उसका अश्योरिटी रहता है कि बैंक में जितना भी पैसा आप लोग जमा कीजिएगा इतना % का जो है आपको इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी में अभी हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा कि इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो एक जो है वो निश्चित इंटरेस्ट बना दिया जाता है कि इतना इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब जितना भी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है उससे कलेक्शन किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स में, ठीक है। स्मॉल सेविंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी के समय में देखने को मिला कि बहुत इमर्ज की है एज ए की सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट डिफिसिट। गवर्नमेंट का जो डिफिसिट है उसको फाइनेंस करने का एक बहुत बड़ा सोर्स निकल के आई है। स्पेशली अगर हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक के बाद की बात करें तो गवर्नमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिसिट में देखने को मिल रहा था। तो उसको बहुत ज़रूरत था बोरो करने के लिए, पैसा बोरो करने के लिए। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिफिसिट क्या है। तो डिफिसिट का मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो घाटे में चल रहा था, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो जब पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा बोरो करता है। तो बहुत ही ज़्यादा हायर नीड था बोरो करने का। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये सब स्कीम चलाने से जितना भी पैसा है लोग जमा कर रहे थे अकाउंट में, और जमा करने के बाद गवर्नमेंट उस पैसा का यूज कर रही है और बाद में जो है इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस भी लौटा रही है। तो ऐसे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो रहा है, जो लोग जमा कर रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट मिल जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो हमारा जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्लासीफाई किया गया है 3 हेड्स में। पहला हेड का बात करें तो पोस्टल डिपॉजिट हो जाता है। पोस्टल डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, तो पोस्टल डिपॉजिट में आता है आपका कॉम्प्राइजिंग सेविंग्स अकाउंट, फिर रिक्यूरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ऑफ वेरिंग मैच्योरिटीज़, मंथली इनकम स्कीम्स। उसके बाद आता है सेविंग सर्टिफिकेट्स। सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हो गया, इसमें आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाता है जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स और किसान विकास पात्र। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थर्ड आ जाता है, जिसमें कि सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसका हम लोगों ने अभी नीचे पढ़ा था न्यूज़ में कि इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना, तो पहले 7.4% था, उससे इंक्रीज होकर के 7.6% जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें भी 7.1% इंक्रीमेंट हुआ है। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी इसी के अंडर में आ जाता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स का बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स जो भी है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, उसको क्वार्टरली बेसिस पे जो है रीसेट किया जाता है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे जो है उसको रीसेट किया जाता है। और जो है इसको जो है ये जो रेट सेट किया जाता है उसको रिव्यू किया जाता है पीरियोडिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो ये सब चीज़ को जो है वो देखते हैं हमेशा कि जो भी इंटरेस्ट रेट जो भी बढ़ाया गया है वो सही बढ़ाया गया है कि नहीं। तो वो सारा जिम्मेवारी जो होता है वो किसका होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये पढ़ लिया कि न्यूज़ क्या है एग्जैक्टली, और जो हमारे स्टैटिक्स पार्ट है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ये एक पिक्चर भी था इसके बारे में, स्मॉल सेविंग्स के बारे में। स्मॉल सेविंग स्कीम जो है उसके कलेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2019-20 का, जो कि अगर हम लोग बात करें तो 18.5% जो है वो इसका जो है एक्सपेक्टेड फाइनेंस हुआ था। उसके बाद नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड का बात करें तो उसका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखें तो 70,000 करोड़ जो हुआ है, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ड्यूरिंग 2016 एंड 17। और 2017-18 का बात करें तो 65,000 जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसके बाद इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दिस फिगर वो जस्ट 12.6% इन 2016 एंड 17। ये जो फिगर है वो पहले जो था 2016-17 का बात करें तो 12.6% हुआ करता था, पर 2000 मतलब अभी का जो फिगर है वो 12.6% है और पहले जो है वो 2.5% ही होता था। तो ये सब जो है हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले बाकी सारा आर्टिकल जो है वो देख लेते हैं। यूनेस्को लिस्ट 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल। तो यहाँ पे यूनेस्को का बात हो रहा है। यूनेस्को जो है वो अभी 50 जो है आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल को लिस्ट किया है, मतलब कि एक लिस्ट रिलीज हुआ है यूनेस्को के द्वारा जिसमें कि 50 जो है आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल उसमें आया है। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल जो है उसका लिस्ट आया यूनेस्को के द्वारा थर्सडे को, ठीक है। कौन कौन सा है, तो बहुत कुछ है, जैसे कि टोडा हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, सुगंधी हो गया तमिलनाडु से, हिम्बड़ो हो गया हैदराबाद से, बांधाटाई हो गया, डाई हो गया, ये सब उड़ीसा से। उसके बाद कुछ कुछ टेक्सटाइल है बहुत सारे जगहों से। फिर हैंडमेड भी बहुत सारा टेक्सटाइल है जिसको कि इसमें ऐड किया गया है। यूनेस्को ने जो अभी रिलीज किया ये लिस्ट, उसमें बहुत सारा ट्रेडिशनल भी टेक्सटाइल होगा जैसे आप लोग फोटो में देख सकते हैं। तो हैंडमेड जो भी होता है, हाथ से बनाया हुआ जो भी हमारा कपड़ा होता है, वो सब को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है। तो ये भी देखने को मिलेगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल है उसको भी इसमें दिखाया गया है। पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि हैंड एम्ब्रॉयड शॉल दिखाया गया है जो कि टोडा कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है। टोडा कम्युनिटी जो है वो नीलगिरी का है। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो उनके द्वारा जो बनाया गया है उसको भी ये यूनेस्को में ऐड किया गया है। 50 जो लिस्ट है उसमें इसको भी ऐड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है उसी के बारे में दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने न्यूज़ जो है वो समझ लिया। लेकिन सिर्फ न्यूज़ समझना जो है वो ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है
कि यूनेस्को एग्जैक्टली क्या होता है और यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरह का एजेंसी होता है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है इसका भी मेंबर है, क्या क्या का मेंबर है, तो यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी ये एक तरह का मेंबर हो जाता है। उसके बाद जो है ये इसका मेंबर हो गया। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर का अगर हम लोग बात करें तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑफिसेस का अगर हम लोग बात करें तो 50 से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इसका ऑफिस है। उसके बाद इसके टोटल मेंबर का अगर हम लोग बात करें तो 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। और ये गवर्न किया जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। अब 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स आर नॉट यूएन मेंबर। अब जो 3 यूनेस्को के मेंबर स्टेट है वो यूएन मेंबर नहीं है, ठीक है। यूएन मेंबर मतलब यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं हैं। कौन कौन, तो कुक आइलैंड, न्यू और पैलेस्टाइन। while 3 UN members state Israel, Liechtenstein, यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट यूनेस्कोस मेंबर्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये क्वालिटी एडुकेशंस को देखें सब जगह, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो है उसको इन्हांस करें। दूसरा है मोबिलाइज करना साइंस नॉलेज को और पॉलिसी प्रोवाइड करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है कि एथिकल चैलेंजेस को एड्रेस करना और जितना भी इमर्जिंग सोशल और एथिकल चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना। फिर फोर्थ है इसका कि जितना भी मतलब कि कल्चर होता है वो सबको बाहर लाना, ये इसका है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का बात करें तो बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद फोकस करना जो भी प्रायोरिटी का एरिया है, जैसे अफ्रीका हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, ये सब चीज़ पे फोकस करना। फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है हेरिटेज को और जो भी क्रिएटिविटी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूनेस्को है। उसके बाद व्हाट इज द ग्लोबल प्रायोरिटी ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का पूरे वर्ल्ड में क्या प्रायोरिटी है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी है अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका सबसे पहला प्रायोरिटी है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बेटर टारगेट स्ट्रैटेजी को सेट किया जाता है। अफ्रीका में टोटल 54 ऐसा कंट्री है जहाँ पे पूरा यूनेस्को का अटेंशन दिया गया है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी पे भी ध्यान दिया गया है ताकि जो है वुमेन्स और मेन को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, चॉइस प्रोवाइड किया जाए, पावर नॉलेज सब कुछ इक्वल प्रोवाइड किया जाए एज ए इक्वल सिटीजन्स। तो ये दोनों जो चीज़ है इस पे ध्यान बहुत ज़्यादा यूनेस्को दे रही है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है यूनेस्को का, क्या क्या है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड लिस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 जो है वो लिंक करता है टुगेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो दोनों को लिंक करता है, दोनों को बचाने का काम करता है। कन्वेंशंस डिफाइन करता है द काइंड ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल साइट्स विच कैन बी कंसिडर फॉर इंस्क्रिप्शंस ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। उसके बाद जो है वर्ल्ड हेरिटेज फंड कैसे यूज्ड होता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो पूरे दुनिया में देखें तो 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पूरे 167 कंट्रीज में। मीनवाइल इंडिया के पास जो है वो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें इंक्लूड होता है 30 कल्चरल प्रॉपर्टी और 7 नेचुरल प्रॉपर्टी और 1 मिक्स साइट्स। हड़प्पा सिटी ऑफ ढोलावीरी जो कि गुजरात में है वो इंडिया का 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में है वो इंडिया का 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, वो भी जो है इंडिया का पहला और ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2022 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर नॉमिनेटेड
नॉमिनेट किए थे कुछ कुछ टेम्पल्स को, जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डालना था। उसके बाद यूनेस्को और इंडिया, क्या सिनेरियो है दोनों के बीच में, तो इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉरपोरेशन विथ यूनेस्को, इंडिया जो है वो मेंबर है बहुत समय से यूनेस्को का। कब से, तो 1946 से इंडिया जो है इसका मेंबर रह चुका है। अब जो है इंडिया में जो है वो यूनेस्को का 2 ऑफिस है, एक जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, जिसमें कि 11 कंट्री जो है जिसमें कि इन्वॉल्व है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स हो गया, मैंगलोर, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ये जो है इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को 2003, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जो है सर्व करती है एज अ मेंबर ऑफ ICH। ICH क्या है, तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो उसकी कमेटी की 2 बार एज अ मेंबर इंडिया सर्व की है, 2006 में 6 से 2010 तक और 2014 से लेकर के 2018 तक। दुर्गा पूजा जब कोलकाता में हुआ था तो यूनेस्को जो है वो रिप्रेजेंट की थी बहुत सारा लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का। तो ये सब जो था इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट आर्टिकल ये है, SC एक्सेस 51 ईयर ओल्ड कप सिंगल वुमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट्स। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो क्या है ये टोटल, हम लोग देखते हैं। तो टोटल अगर हम लोग इसका बात करें तो ये रिसेंटली बहुत टाइम से न्यूज़ में है, कल पूरे दिन ये न्यूज़ में रहा था, हर जगह ट्रेंड कर रहा था। अगर हम लोग ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो जा रहे थे इसके रिगार्डिंग। तो क्या है टोटल ये मांझरा, तो इसमें अबॉर्शन राइट के बारे में जो है वो पूरा इस आर्टिकल में दिया हुआ है। कल क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी, जिसमें कि अनमैरिड वुमेन जो है वो भी अबॉर्शन करवा सकती हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट प्रोवाइड किया। अब पूरा न्यूज़ क्या है, तो पूरा न्यूज़ ये है कि बहुत पहले की बात है, जब एक वुमेन थी जिनका एज जो था वो 25 ईयर था, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो 24 वीक हो जाता है उनके प्रेगनेंसी को। उसके बाद वो चाहती है कि वो अबॉर्शन करवा लें, और वो शादीशुदा भी नहीं रहती हैं। तो इसके कारण जो है वो शादीशुदा नहीं रहती है और वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं, और उनका मतलब कि वो लिविंग में रह रही होती हैं, तो जिससे वो शादी करना चाहती है वो मना कर देता है। तो जिसके बाद वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो जाती हैं ये हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग जो है वो बात करने। लेकिन हाई कोर्ट में जब वो पहुंचती हैं तो हाई कोर्ट में मना कर देता है MTP एक्ट के तहत। हम लोग को पता है MTP एक्ट क्या होता है, तो MTP एक्ट का फुल फॉर्म का अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट होता है, जो कि 1971 में आया है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है 2021 में। तो इसके तहत जो है वो हाई कोर्ट जो है वो मना कर देती है इनको अबॉर्शन के लिए। उस टाइम पे बोल देती है हाई कोर्ट कि ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये अनमैरिड जो है वो कवर नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये एलिजिबल नहीं है MTP एक्ट के तहत अबॉर्शन के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चेंजेज आया है इसमें MTP एक्ट में 2021 में क्या क्या चेंजेस लाया गया 1971 से। तो 1971 में था कि ओनली मैरिड वुमेन जो है सिर्फ वही अबॉर्शन करवा सकती हैं, लेकिन लेटर ऑन जो अमेंडमेंट किया गया 2021 में, उसमें बताया गया कि अनमैरिड वुमेन जो हैं वो भी कवर अप की जाएंगी, वो भी जो हैं वो अबॉर्शन करवा सकती हैं, लेकिन कुछ ही वुमेन्स करवा सकती हैं। तो कुछ वुमेन्स कौन कौन है करवा सकती हैं, तो कुछ वुमेन्स कुछ वुमेन्स नहीं, सारी वुमेन्स करवा सकती हैं, जो भी अनमैरिड मतलब हैं वो भी अबॉर्शन करवा सकती हैं, उसका भी राइट प्रोवाइड कर दिया गया MTP के तहत। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चेंजेस लाया गया कि पहले 20 वीक तक का ही था कि अगर 20 वीक हो गया प्रेगनेंसी को तो उसके बाद जो है अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, तो उसको इंक्रीज करके 24 वीक कर दिया गया कुछ महिलाओं के लिए। यहाँ पे कुछ मैं यूज कर रही हूँ, कुछ इसलिए क्योंकि जैसे कि कोई महिलाएं जिनके साथ कुछ हादसा हुआ हो, जैसे कि मेंटली इल हो या कुछ रेप वगैरह का केसेस हो, तो वही लोग जो है वो अबॉर्शन करवा सकती हैं,
24 वीक होने के बाद भी, ठीक है। तो ये चीज़ चेंजेस लाया गया। अब जो है कि हाई कोर्ट ने मना क्यों कर दिया, तो हाई कोर्ट ने मना इसीलिए कर दिया क्योंकि वो जो वुमेन थी वो अनमैरिड थी। पहली बात अनमैरिड थी, तो उसमें तो चेंजेज आया, अमेंडमेंट के तहत चेंजेज आया कि कोई अनमैरिड भी रहेगा वो भी अबॉर्शन करवा सकता है। लेकिन क्योंकि वो महिला जो थी वो उनका जो वीक था वो 24 वीक हो गया था, और ऐसे इसमें जो है वो लिखा गया था कि 20 वीक तक ही मतलब कि अबॉर्शन करवा सकते हैं। उसके आगे अगर वीक बढ़ जाता है तो अबॉर्शन नहीं करवा सकते। तो 24 वीक अबॉर्शन का हो गया था, मतलब 24 वीक हो गया था प्रेगनेंसी का, तो अबॉर्शन के लिए इसीलिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए, तो वो जो महिला है वो चली गई कहाँ, तो वो चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला जो आया पूरा डिटेल से एनालाइज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो महिला के तरफ आ गया, उनके फेवर में आ गया। उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट प्रोवाइड किया कि जिसका कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल वुमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट। ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल प्रोवाइड किया गया कि सिंगल वुमेन जो है जो अनमैरिड हैं वो भी जो है वो हकदार है कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती है, अपने हिसाब से अबॉर्शन करवा सकती है। तो ये पूरा राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब कि कल जो है ये स्टेटमेंट आया, और ये पूरा जो था मांझा हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। ऐसा मुझे आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट। तो यहाँ पे जो है वो बेंगलुरु में एक फ्लड आया था, ठीक है। सबको पता होगा कि बेंगलुरु में जो है वो हाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, पानी बरसा था बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत सारा नुकसान देखने को मिला है। तो इस पूरे आर्टिकल में उसी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बेंगलुरु में जो है इस बार बहुत ज़्यादा फ्लड आया, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है पूरे बेंगलुरु में। तो ले दे के इसमें जो है वो अर्बन फ्लड के बारे में बात हो रहा है। बहुत सारा पॉइंट्स हैं जो कि इसमें दिया गया है। और पॉइंट्स का अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि बहुत सारा चेंजेस हुआ है। हम लोग जानते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, गांव से शहर में जा रहे हैं। तो ये चेंजेस जो है वो बहुत देखने को मिला है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। 2030 तक का अगर हम लोग बात करें तो 40.76% ऑफ द कंट्रीज का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने का एक्सपेक्टेशन किया गया है अर्बन एरिया में, मतलब शहर वाले एरिया में। अब अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो है वो अर्बन फ्लडिंग आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। 2020 में फ्लड आया था हैदराबाद में, जिसमें कि बहुत सारा हाउसेस जो है वो पूरी तरीके से बह गया था, ख़राब हो गया था। फिर 2015 में चेन्नई में फ्लड आया था, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिला था, बहुत सारा सिटीज़ जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। फिर बेंगलुरु में अभी रिसेंटली देखने को मिला मानसून सीजन में कि पूरा फ्लड आ गया, तो जिससे कि बहुत सारा नुकसान हो गया। अब अर्बन फ्लडिंग क्या है, तो अर्बन फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि शहर में फ्लड आना, बाढ़ आना। तो शहर में जब बाढ़ आता है तो जितना भी लैंड है, जितना भी प्रॉपर्टी है जो बनाया गया है वो सब पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, बहुत बरसात होने के कारण जो है वो फ्लडिंग आता है। और जब बहुत बरसात होता है तो उसको जमा करने के लिए कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, पूरा पानी जो है वो भर जाता है और फ्लड आ जाता है। अब अनलाइक रूरल फ्लड, अब रूरल फ्लड का अगर हम लोग बात करें तो वहाँ बहुत भी बारिश होता है तो उतना फ्लड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग में जो होता है कुछ भी मतलब जमा करने के लिए पानी कुछ भी वैसा इंतज़ाम नहीं किया गया है जैसे कि रूरल में हम लोग देखते हैं कि किया जाता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो रूरल से ज़्यादा कॉज करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो अनप्लान्ड होता है, क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसीलिए। अब इंक्रीमेंट का अगर हम लोग बात करें तो फ्लड का इंक्रीमेंट 1.8 से 8 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिला है। फ्लड का वॉल्यूम्स का बात करें तो इंक्रीमेंट 6 टाइम्स देखने को मिला है। उसके बाद क्या क्या कॉजेज़ है अर्बन फ्लडिंग का इंडिया में, तो सबसे पहला कॉजेज है कि यहाँ ड्रेनेज जो चैनल है उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है।
इंडिया का जो भी सिटीज और टाउन है, ड्यू टू इंक्रीज्ड लैंड प्राइजेज एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन द सिटी सेंटर, न्यू डेवलपमेंट आर कमिंग इन लो लाइंग एरिया यूजुअली। ठीक है, तो जितना भी मतलब कि हमारा जो शहर है वहाँ पर लैंड वगैरह का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर सब जगह घर ही बन गया, कहीं पर भी पानी को जमा करने के लिए कुछ भी वैसा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह नहीं बनाया गया, तो जिसके कारण जो है एक वन ऑफ द कॉज है अर्बन फ्लडिंग का। कोई भी डैम वगैरह नहीं बनाया गया उसको स्टोर करने के लिए, तो ये वन ऑफ द कॉज है। उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि एक मतलब कि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है, जिससे कि एक मतलब कि जिससे कि हेविली मतलब रेनफॉल होता है बहुत ही ज़्यादा और फ्लड का रूप ले लेता है। नासा के स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अर्बन जो है उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण ये फ्लड देखने को मिलता है। उसके बाद अनप्लान टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारा टूरिज्म जो है वो अनप्लान्ड रहता है, तो ये सब के कारण देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर्स जो होता है वो भी रिवर्स, लेक्स ये सब में डाल देने से भी बहुत ज़्यादा फ्लड आने का चांसेस हो जाता है। तो बहुत सारा पार्टिकल जो होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट होता है, वो सब के कारण जो है हेल्थ का भी रिस्क हो जाता है। उसके बाद वाटर जो होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है डैम से, तो अनप्लान्ड एंड सडन रिलीज कर दिया जाता है पानी को डैम से, तो जिसके कारण क्या होता है कि फ्लड आ जाता है अर्बन एरिया में, क्योंकि उतना जगह नहीं होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो चेन्नई में फ्लड आया था 2015 में, और ऐसा इसलिए आया था क्योंकि वाटर रिलीज कर दिया गया था चेंबर बकम लेक से, तो जिसके कारण जो है वो बाढ़ आ गया था पूरा चेन्नई में। फिर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है रिवर सैंड के पास, तो उससे भी जो है वो फ्लड वगैरह आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर सॉइल इरोजन होता है, जिससे कि रिड्यूस हो जाता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, जिससे कि वाटर फ्लो बहुत बढ़ जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो जोधपुर में जैसलमेर लेक है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कावेरी लेक है तमिलनाडु में, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्बन फ्लडिंग का, तो इसमें जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस देखने को मिलता है इस अर्बन फ्लडिंग में। ठीक है, उसके बाद जो है अर्बन फ्लडिंग से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जितना भी बिल्डिंग है, क्रॉप्स है, ये सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वाटर सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, पावर ट्रांसमिशन लाइन, कम्युनिकेशन, ट्रैफिक, रोड्स, रेलवे, सब चीज़ पे जो है वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। इकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फूड फ्लड जो है वो बहुत जगह पे मतलब कि बहुत प्लांट ट्री सबको पूरा ख़राब कर देता है। उसके बाद एनिमल्स, ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है। बहुत लोगों का शेल्टर, रिलेटिव्स क्रिएट इमोशनल टर्मोइल, ये सब जो है ये सब को भी हटा देता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा टाइप का हो जाता है। उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड है, तो हम लोग को डेवलप करना चाहिए ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक इफ़ेक्टिव वे होगा सस्टेनेबल नेचुरल सॉल्यूशन का, जो कि अर्बन और क्लाइमेटिकल चैलेंज को फेस करने में हेल्प करेगा। फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। उसके बाद ऑल्सो इंश्योर करना चाहिए कि बिल्डिंग जो भी सिटीज़ में है उसके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, ताकि जितना भी पानी ऊपर से बरसे तो वो सबको वो स्टोर कर सके, इतना कैपेबल हो। फिर ब्लू इंडिकेट करता है वाटर बॉडीज़ को, जैसे रिवर हो गया, टैंक हो गया। ग्रीन इंडिकेट करता है ट्री को, पॉट्स हो गया, गार्डन्स हो गया। इफ़ेक्टिव वाटर शेड मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि मतलब कि कंस्ट्रक्शन होना चाहिए फ्लड वॉल्स का। फिर उसके बाद जो है रिवर बेसिन होना चाहिए, तो ये सब सिस्टम को लाना चाहिए। तो ये सब करने से जो है वो थोड़ा ये सब चैलेंजेस को ठीक करने में जो है वो हेल्प मिलेगा। फिर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करना चाहिए, ठीक है, सिटी लेवल्स पे, जैसे कि सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये सब डॉक्टर्स, पुलिस, एनजीओस, इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए। फिर एडुकेटिंग रेसिडेंट्स होने चाहिए। जो भी रिस्क होता है उस इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाता है ड्रेनेज का और वाटर बॉडीज़ का, वो सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब पे ध्यान देने से क्या होगा कि फ्लड अगर आता भी है तो कुछ हम लोग उसको फेस कर सकते हैं। तो ये जो था इम्पोर्टेंट हो गया, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट है इंश्योर इक्वल नेट प्राइवेसी फॉर द इंडियन एंड द अदर सेंटर। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है वो
डेटा के बारे में बताया जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं, तो जो भी डेटा जनरेट करते हैं नेट का यूज करके, तो उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे एमएनसी कंट्री है, एमएनसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल में जस्टिस के एम जोसेफ जो है वो कहते हैं कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाली है उनको हमारा लॉज रूल्स को फॉलो करना होगा, ताकि जो है हमारा जितना भी डेटा है वो बाहर लीक ना हो सके और जितना भी डेटा है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। और जिससे क्या होगा कि हमारा जो है जितना भी डेटा है वो सब हमारे ही पास रहेगा और इधर उधर जो है वो डेटा नहीं होगा, और राइट टू प्राइवेसी भी जो है वो भी मेंटेन रहेगा अभी तक के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये सब का, ठीक है। जितना भी डेटा है उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। पहले जो था हम लोग जानते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हुआ था जिसके तहत डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था, बट इसको विड्रॉ कर लिया गया, इसको हटा दिया गया। अब कोई भी बिल हमारे पास नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि अब जो है कोई नए बिल लाने की तैयारी करी है गवर्नमेंट, ताकि जो है वो डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। तो नया बिल आएगा। तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है नए बिल को लाने में। पता नहीं कब तक नया बिल आएगा, तब तक जो है एमएनसी को इंश्योर कर देना चाहिए कि जो भी हमारा डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो एक भी डेटा बाहर ना जाए, उसका कोई भी मिसयूज़ ना हो। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये पूरे आर्टिकल में दिया हुआ था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग को जान लेना है कि मतलब ये जो है प्राइवेसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा था, तो थोड़ा हम लोग को दिमाग में रखना है कि ये न्यूज़ में था। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है अभी हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का देखा था एक न्यूज़, जिसको हम लोगों ने अभी कवर अप नहीं किया है, लेकिन एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो प्री में जो है वो क्वेश्चन आया था कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू the independence regulators in the sector like telecommunication, insurance, electricity etc. 2019 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन में ADHOC कमेटी सेट बाय द पार्लियामेंट है। सेकेंड ऑप्शन है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। थर्ड है फाइनेंस कमीशन। फोर्थ है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, और फिफ्थ है नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 1, 3, 4, ऑप्शन सी है 3, 4, 5, ऑप्शन डी है 2 and 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका मतलब 1 and 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो था वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्री में जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो डायरेक्ट जो है हम लोग ने देखा कि एकदम जो हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट उसी से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोगों ने सब कुछ अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। एक जो है वो आर्टिकल बच गया है जिसको हम लोग कल कवर अप कर लेंगे, क्योंकि आज जो है वो टाइम नहीं है। तो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको स्किप करना बहुत ही मतलब गलत होगा। तो ये जो है ये आर्टिकल को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो क्या है रिसेंट में, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बाकी हम लोग कल अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। तो न्यूज में क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो रिलीज किए ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 का बिल, जो कि रेगुलेट करेगी इंटरनेट बेस्ड OTT टेलीकॉम सर्विस। अब की हाईलाइट क्या है ड्राफ्ट बिल का, तो ये ड्राफ्ट बिल के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो ये ड्राफ्ट बिल जो है वो 3 सेपरेट एक्ट्स ला रही है, जिसमें करेंटली गवर्न द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। तो ये सब जो है एक्ट से मिलकर के ये ड्राफ्ट बिल लाया गया है। उसके बाद ये सब पूरा जो है वो दिया गया है, जिसको हम लोग कल अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप आप लोगों को अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।